नमस्कार। आज हम दुनिया भर से मिले कुछ अहम स्रोतों पर आम गहराई से बात करेंगे। हाँ, कई दिलचस्प पहलू हैं आज। बिल्कुल। हमारे पास देखिए, मध्य पूर्व में अमेरिकी कूटनीति और बड़े सौदों से जुड़ी खबरें हैं। एक बंधक की रिहाई की कहानी है। और एक लंबे संघर्ष के थमने की उम्मीद भी है। हाँ, वो भी है। और सोने के निवेश को लेकर कुछ चौंकाने वाली बातें भी हैं। और आखिर में एक महिला की हिम्मत की मिसाल। सही। तो मकसद साफ है, इन अलग अलग जानकारियों से वो खास बातें निकालना जो हमें दुनिया को बेहतर समझने में मदद करें। ये घटनाएं आपस में कैसे जुड़ी हैं, इनके मायने क्या हैं, चलिए मिलकर पड़ताल करते हैं। तो शुरुआत करते हैं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल की पहली अहम विदेश यात्रा से। हाँ, इस बार फोकस मध्य पूर्व पर। बिल्कुल। सऊदी अरब, कतर और यूएई। ये थोड़ा हटके है क्योंकि आमतौर पर पहली यात्रा ब्रिटेन या कनाडा जैसे देशों की होती है। सही कहा। और सूत्रों के मुताबिक इस यात्रा का एक बड़ा आकर्षण रहा रियाद में सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के साथ हुआ 142 अरब डॉलर का वो भारी भरकम हथियार सौदा। हाँ, बहुत बड़ा सौदा है ये। हाल के इतिहास के सबसे बड़े रक्षा सौदों में से एक बताया जा रहा है। अच्छा। हाँ, और यहाँ दिलचस्प बात यह है कि कई रिपोर्ट्स इसे ट्रंप के लेन देन वाले नजरिए का एक उदाहरण मानती हैं। लेन देन वाला नजरिया। हाँ, मतलब ऐसी विदेश नीति जहां अमेरिका के लिए सीधे और तुरंत मिलने वाले फायदों पर जोर हो, खासकर व्यापार और निवेश जैसे आर्थिक लाभ। अच्छा, अमेरिका फर्स्ट नीति का प्रतिबिंब। बिल्कुल। और देखिए, बीबीसी संवाददाता खशायर जुनैद और वरिष्ठ पत्रकार एहतेशाम शाहिद जैसे जानकारों के हवाले से स्रोत ये भी बताते हैं कि यह कदम सिर्फ अमेरिका के लिए ही फायदेमंद नहीं है, तो फिर बल्कि खाड़ी देशों के लिए भी एक सोची समझी, कह सकते हैं, रणनीति का हिस्सा है। अच्छा, तो ये सिर्फ हथियार खरीदने से बढ़कर है। क्या सोच है इसके पीछे खाड़ी देशों की? हाँ, बिल्कुल। देखिए, सूत्रों से ये जानकारी मिलती है कि खाड़ी देश अब सिर्फ तेल पर निर्भर नहीं रहना चाहते, वो अपनी अर्थव्यवस्थाओं में विविधता लाना चाहते हैं। हाँ, ये तो काफी समय से सुन रहे हैं। सही। और इसके लिए वे अमेरिकी तकनीक, खासकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे भविष्य के क्षेत्रों में भारी निवेश कर रहे हैं। उनकी कोशिश है कि अमेरिकी कंपनियों और बाजारों में निवेश के जरिए उन्हें नई टेक्नोलॉजी मिले और भविष्य की दौड़ में वे पीछे न रह जाएं। यानी एक तरह से ये भविष्य के उद्योगों और वैश्विक प्रभाव के लिए उनका अपना निवेश हुआ। क्या इसमें कोई और पहलू भी है? हाँ, एक और चीज है। स्रोत इस ओर भी इशारा करते हैं कि खाड़ी देश शायद ये मानते हैं कि ट्रंप प्रशासन के साथ मजबूत रिश्ते बनाए रखना उनके लंबे समय के आर्थिक और भू राजनीतिक हितों के लिए जरूरी है। अच्छा। और इसमें शायद इजराइल पर अमेरिकी प्रभाव का इस्तेमाल करने की उम्मीद भी शामिल हो सकती है। दिलचस्प। तो निचोड़ ये है कि ये यात्रा सिर्फ हथियार बेचने की नहीं है, ये अमेरिका के बदलते वैश्विक रुख और खाड़ी देशों की अपनी अर्थव्यवस्थाओं को भविष्य के लिए तैयार करने की महत्वाकांक्षा का प्रतीक है। समझ गया। अच्छा, मध्य पूर्व की इन बड़ी राजनीतिक और आर्थिक चालों के बीच हमारे स्रोत एक और अहम वैश्विक आर्थिक मुद्दे की तरफ ध्यान खींचते हैं। हाँ, वो है सोने में निवेश। हाँ, अक्सर अनिश्चितता के दौर में इसकी बात होती है। हाँ, बिल्कुल। सोना सेफ हेवन। वही। सालों से इसे सबसे सुरक्षित माना जाता रहा है, खासकर 2008 के आर्थिक संकट या कोविड महामारी जैसे मुश्किल वक्त में। सही है। यहाँ तक कि हाल में ट्रंप की टैरिफ नीतियों के चलते भी सोने के दाम वो रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचे थे। हाँ, पहुंचे थे। लेकिन जो जानकारी अब सामने आई है वो तस्वीर थोड़ी, कह सकते हैं, पेचीदा है। अच्छा, कैसे? देखिए, सोना हमेशा सुरक्षित दाव नहीं होता। मिसाल के तौर पर जब निवेशकों को फौरन कैश की जरूरत पड़ती है तो क्या होता है? वो सोना बेचते होंगे। बिल्कुल, वे सोना बेचने लगते हैं जिससे कीमतें अचानक गिर सकती हैं। और ये भी है कि सोने पर कोई ब्याज या डिविडेंड भी तो नहीं मिलता। हाँ, ये तो है। एक रिसर्च का हवाला देते हुए स्रोत बताते हैं कि सोना शायद ऊंची ब्याज दरों या बड़े भू राजनीतिक संकटों जैसे कोई आतंकी हमला, उस समय तो कुछ हद तक सुरक्षित हो सकता है, लेकिन पर चुनावी नतीजों जैसे मौकों पर ये उतना फायदेमंद साबित नहीं होता, ऐसा कहा गया है। तो मतलब सोने में भी दूसरे निवेशों की तरह जोखिम है? हाँ, बिल्कुल। तो सोने के मामले में स्रोतों का निचोड़ ये है कि यह पारंपरिक सोच के विपरीत हर हाल में सुरक्षित नहीं है। इसका असली मूल्य खरीदने के समय और कारण पर निर्भर करता है। ये सोचने वाली बात है। चलिए अब वापस मध्य पूर्व के एक और गंभीर मानवीय पहलू पर लौटते हैं, बंधकों का मुद्दा। हाँ, ये बहुत संवेदनशील मामला है।
एक अहम घटनाक्रम में अमेरिकी अधिकारियों ने कथित तौर पर सीधे हमास से बातचीत करके एक इजरायली अमेरिकी नागरिक ईडन अलेक्जेंडर को रिहा करवाया है। हाँ, ये खबर आई है। उन्हें 7 अक्टूबर 2023 को बंधक बनाया गया था और करीब 19 महीने बाद उनकी वापसी हुई है। और बताया जा रहा है कि ये रिहाई बिना किसी शर्त के हुई है। ये बात अहम है क्योंकि ये इसे पहले के बंधक समझौतों से अलग बनाती है। अच्छा, बिना शर्त। हाँ, बीबीसी संवाददाता लूसी विलियमसन की रिपोर्ट के मुताबिक कुछ लोग इसे अमेरिकी प्रभाव और बातचीत के एक नए तरीके के तौर पर देख रहे हैं। तेल अवीव के हॉस्टेज स्क्वायर पे बेशक जश्न का माहौल था, लेकिन हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि गाजा में मानवीय संकट गहराता जा रहा है। सही कहा। वहाँ लोग अब भी भूख और तबाही से राहत का इंतजार कर रहे हैं। कुछ रिपोर्ट्स में ये भी कहा गया है कि हमास का मकसद शायद अमेरिकी सहायता हासिल करना हो सकता है इस कदम से। और क्या इजराइल के भीतर इस रिहाई और आगे की रणनीति को लेकर एक राय है या वहां भी मतभेद हैं? नहीं, बिल्कुल एक राय नहीं है। स्रोत बताते हैं कि प्रधानमंत्री नेतन्याहू गाजा में नई सैन्य कार्रवाई की तैयारी में है, जबकि लोग बंधकों की वापसी चाहते हैं। हाँ, जबकि बहुत से इजरायली चाहते हैं कि सरकार का पहला फोकस बाकी बंधकों की सुरक्षित वापसी पर हो। न्यूयॉर्क से एक और बंधक उमर न्यूट्रा, जिन्हें अब मृत मान लिया गया है, उनके माता पिता का बयान भी सामने आया है। क्या कहा उन्होंने? जिसमें वे कह रहे हैं कि अमेरिकी अब इस लंबी प्रक्रिया से थक चुके हैं और उनका सब्र मतलब जवाब दे रहा है। तो ये काफी जटिल स्थिति है। हाँ, तो एक बंधक की बिना शर्त रिहाई कूटनीति में नए रास्ते का संकेत हो सकती है, पर यह इजरायली के अंदरूनी मतभेदों और गाजा के मानवीय संकट की जटिलता को भी उजागर करती है। इसी बीच संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी UNRWA, हाँ, उसके प्रमुख का भी बयान आया है। हाँ, UNRWA जो फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए काम करती है, उसके प्रमुख ने बीबीसी से कहा कि इजराइल का गाजा में फिलिस्तीनियों तक खाना पहुंचने से रोकना वो एक युद्ध अपराध जैसा है। ये बहुत गंभीर आरोप है। बिल्कुल। हालांकि इजराइल ने इन आरोपों से इनकार किया है। तो ये पूरी स्थिति दिखाती है कि इस संघर्ष का इंसानी पहलू कितना पेचीदा और दुखद है। वाकई। अच्छा, संघर्ष विराम की बात करें तो एक और महत्वपूर्ण खबर तुर्की से है। हाँ, वहां प्रतिबंधित कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी यानी PKK, उसने करीब 40 साल से चल रहे हिंसक संघर्ष के बाद हथियार डालने का ऐलान किया है। 40 साल, ये बहुत लंबा संघर्ष रहा है। हाँ, और इस संघर्ष में जैसा कि स्रोतों में जिक्र है, 400 लोगों की जान गई है। ये बहुत दुखद आंकड़ा है। तो ये ऐलान कब हुआ? ये ऐलान फरवरी में जेल में बंद PKK नेता अब्दुल्ला ओजलान की अपील के बाद आया है। वो तो 1999 से कैद में है। अच्छा, और इस पर लोगों की प्रतिक्रिया कैसी है, खासकर कुर्द इलाकों में? बीबीसी संवाददाता ऑर्ला ग्वेरिन ने कुर्द बाहुल शहर दियार बकीर से रिपोर्ट किया है कि इस पर लोगों की मतलब मिलीजुली प्रतिक्रिया है। मिलीजुली किस तरह की? और अब वास्तविक बदलाव चाहते हैं, जैसे पहचान पत्र पर कुर्द लिखा जाना। मतलब सिर्फ हथियार डालना काफी नहीं है। हाँ, वहीं बहुत से लोग इस बात से खुश हैं कि शायद अब खून खराबा बंद होगा। क्या इसमें आम लोगों की भावनाएं भी सामने आईं, उनकी निजी कहानियां? हाँ, बिल्कुल। रिपोर्ट में एक ऐसी माँ का जिक्र है जिसका बेटा PKK लड़ाका है। अच्छा। वो बेटे की वापसी की उम्मीद तो कर रही है, लेकिन उसे तुर्की सरकार पर भरोसा नहीं है। भरोसे की कमी, ये एक बड़ा मुद्दा है ऐसे मामलों में। हाँ, और कई जगहों पर मारे गए लोगों के लिए शोक सभाएं भी हो रही हैं। तो 40 साल बाद PKK का हथियार डालना एक ऐतिहासिक मोड़ तो है, लेकिन जैसा आपने कहा, मिलीजुली प्रतिक्रिया और भरोसे की कमी ये बताती है कि असली शांति और सुलह अभी शायद बहुत दूर है। हाँ, ये एक लंबी और मुश्किल प्रक्रिया होगी, ऐसा लगता है। चलिए अब इन बड़ी वैश्विक और राजनीतिक घटनाओं के बीच कुछ व्यक्तिगत कहानियों पर भी नजर डालते हैं जो हमें हिम्मत देती हैं। हाँ, ऐसी कहानियां सुनना भी जरूरी है। एक स्रोत हमें अफगानिस्तान की रोया करीमी के बारे में बताता है। उनकी कहानी वाकई असाधारण है। सोचिए, 14 साल की उम्र में शादी हो गई। 14 साल में? हाँ, और 15 में वो मां बन गई। बाद में मुश्किलों से निकलकर वो अपने बेटे के साथ नॉर्वे पहुंची। नॉर्वे? अच्छा। और आज करीब 14 साल बाद वो यूरोप की जानी मानी बॉडी बिल्डरों में से एक हैं। कमाल है। और विश्व चैंपियनशिप में हिस्सा लेने की तैयारी कर रही हैं। वाह, ये तो जबरदस्त बदलाव है। कहानी में और क्या है? कहानी और भी दिलचस्प है। नॉर्वे में उनकी मुलाकात अपने कोच से हुई, जो खुद भी अफगान थे। अच्छा। और बाद में उन्होंने शादी कर ली। और अब रोया अपनी इस कामयाबी का इस्तेमाल अफगानिस्तान में तालिबान राज के तहत महिलाओं पर लगी पाबंदियों के बारे में दुनिया को बताने के लिए करना चाहती हैं। जैसे शिक्षा और बाहर आने जाने पर रोक? हाँ, उन्हीं सब पर,
तो ये वाकई मुश्किल हालात से लड़कर जीतने और दूसरों के लिए आवाज बनने की एक प्रेरणादायक मिसाल है। बिल्कुल, बहुत प्रेरणादायक। और अब दुनिया भर से कुछ और झलकियां जो दिखाती हैं कि कैसे अलग अलग जगहों पर चुनौतियां और बदलाव जारी हैं। हाँ, बताइए। पहली खबर रूस यूक्रेन वार्ता से जुड़ी है लगता है। हाँ, खबरें हैं कि रूस इस्तांबुल में यूक्रेन के साथ शांति वार्ता की तैयारी में है। लेकिन क्या पुतिन खुद शामिल होंगे? यही साफ नहीं है। उधर यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की सिर्फ पुतिन से ही सीधी बात करने पर अड़े हैं, तो मामला भी अटका हुआ लगता है। अगली खबर। निसान में छटनी। कार बनाने वाली कंपनी निसान दुनिया भर में 11,000 और कर्मचारियों की छटनी कर रही है। 11,000 और? ये तो पिछले साल की घोषणाओं के अलावा है। हाँ, पिछले साल की घोषणाओं को मिला लें तो ये आंकड़ा करीब 20,000 तक पहुंच गया है। बाप रे, काफी बड़ा आंकड़ा है ये। अगली खबर ब्रिटेन से है, एक सुरक्षा घटना। हाँ, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री केयर स्टार्मर से जुड़े 2 घरों पर गोली चलाने के आलोक में एक 21 साल के युवक को गिरफ्तार किया गया है। अच्छा। फिर नेपाल से एक चिंताजनक खबर है, जलवायु परिवर्तन के असर से जुड़े। क्या हुआ वहां? नेपाल में याला ग्लेशियर की प्रतीकात्मक शव यात्रा निकाली गई। शव यात्रा ग्लेशियर की? हाँ, ये दिखाने के लिए कि वो पिघल रहा है। बताया गया है कि यह ग्लेशियर आधा पिघल चुका है और 2040 तक पूरी तरह गायब हो सकता है। ये तो बहुत चिंता की बात है। बिल्कुल। और आखिर में न्यूयॉर्क चिड़ियाघर से एक, कह सकते हैं, अनोखी तरकीब। अच्छा, क्या कर रहे हैं वो? वहां के रखवाले एक गिद्ध के बच्चे को खिलाने के लिए हाथ की कठपुतली, मतलब हैंड पपेट का इस्तेमाल कर रहे हैं। हैंड पपेट से? क्यों? क्योंकि कुछ गिद्ध माँ बाप अपने बच्चों पर ध्यान नहीं देते, उन्हें अनदेखा कर देते हैं, तो कीपर्स ऐसे खाना खिला रहे। वाह, क्या क्या करना पड़ता है। तो आज की इस चर्चा से हमने देखा कि कैसे दुनिया की कूटनीति, अर्थव्यवस्था, पुराने संघर्षों के नए मोड़ और इंसानी जज्बे की कहानियां सब एक दूसरे से कहीं ना कहीं जुड़ी हुई हैं। हाँ, बिल्कुल। ट्रंप की मध्य पूर्व यात्रा सिर्फ हथियार या तेल का सौदा नहीं है, बल्कि उसमें तकनीक, प्रभाव और भविष्य के आर्थिक मॉडल की बातें भी छिपी हैं। सही। वहीं बंधकों की रिहाई या पीकेके का हथियार डालना, ये उम्मीद तो जगाते हैं, लेकिन साथ ही गहरे सवाल और अनसुलझे मुद्दे भी छोड़ जाते हैं। और सोने जैसी पारंपरिक संपत्ति का मूल्य भी, जैसा हमने देखा, हमेशा एक जैसा नहीं रहता। ये संदर्भ पर निर्भर करता है। बिल्कुल। और रोया करीमी जैसी कहानियां हमें याद दिलाते हैं कि इंसानी हौसला कितना मजबूत हो सकता है ना? हाँ, वाकई। अच्छा, आज की बातचीत के बाद एक सवाल मन में आता है जिस पर शायद सोचने की जरूरत है। कहिए। जब हम सौदा या डील शब्द का इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो राजनीतिक हो, आर्थिक हो या फिर मानवीय, जैसे बंधक रिहाई या युद्ध विराम, हाँ, तो क्या ये शब्द उन गहरी इंसानी हकीकतों, उन भावनाओं और लंबे समय तक चलने वाले नतीजों को पूरी तरह समेट पाता है जो इन सौदों से जुड़े होते हैं? ये सोचने वाला सवाल है। क्या एक शब्द काफी है इन सब चीजों के लिए? हाँ, इस पर जरूर सोचेगा। अगली बार फिर मिलेंगे कुछ नए स्रोतों और उनकी गहराइयों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।